ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द आईसी गोलकनाथ केस। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सेकंड पार्ट है। आईसी गोलकनाथ केस में फिर क्या हुआ। हाँ, आईसी गोलकनाथ केस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, ये हमने देखा कि आर्टिकल 368 का पर्पस क्या था। ये हमने समझ लिया कि जो आर्टिकल 368 था उसमें बताया गया कि प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बताया गया था। अब फिर क्या हुआ, इसके रिस्पांस में उस टाइम की गवर्नमेंट ने फिर क्या किया ये हम देखेंगे कि आईसी गोलकनाथ केस के रिस्पांस में गवर्नमेंट ने क्या किया। उसमें 3 डिसीजंस आए। क्या डिसीजन आए? पहला जो उसमें एक क्वेश्चन उठा था वो क्या उठा था कि कैन पार्लियामेंट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है? ये पहला क्वेश्चन रेज हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या रेज हुआ था? दूसरा क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि जो टर्म अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंडर में आता है। तो उसमें बोला था यस आता है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या रेज हुआ था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, जिसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 368 मतलब प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें बताया कि डज नॉट ग्रांट एनी पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें केवल प्रोसीजर बताया गया, इसमें पावर नहीं देता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि कोई भी लॉ के जरिए या फिर कुछ भी बना करके कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करके या कोई भी अमेंडमेंट करके संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए। ये इस आईसी गोलकनाथ केस में कहा गया। लेकिन उसको कैसे अप्लाई किया गया था, तो उस केस को भी प्रोस्पेक्टिव मैनर से अप्लाई किया गया था। मतलब उस दिन से जो भी अमेंडमेंट होंगे अब नहीं होंगे, उसके पहले जो हो चुके उस टाइम पे 19 अमेंडमेंट उससे पहले हो चुके थे, 19 अमेंडमेंट उससे पहले हो चुके थे, वो वैसे के वैसे ही रहे। उस दिन से उन्होंने डिसीजन लिया कि आज के दिन से अब और कोई नया अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। तो फिर उसके रिस्पॉन्स में उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय टसल रहती थी गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में। तो उस समय देखते हैं हम कि फिर 24th अमेंडमेंट जो लेके आई गवर्नमेंट, वो क्या लेके आई हम देखते हैं। उन्होंने पहला जो 24th अमेंडमेंट पे पॉइंट जो शामिल किया, जो उसमें इंक्लूड किया, वो क्या था वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट था कि आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर मतलब आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर मतलब क्या है कि आर्टिकल 368 मतलब क्या है, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 13 मतलब क्या है, तो आर्टिकल 13 में लॉ की एक डेफिनेशन दे रखी है। जब वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होंगे तो उस समय क्या कंडीशन हम रहेंगी लॉ के हिसाब से, आर्टिकल 13 के हिसाब से, तो हम कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या बताया है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के जो लॉज हैं, जैसे जो आज़ादी के पहले के लॉज हैं, जैसे जो ब्रिटिश कॉलोनी में फॉलोड होते थे और जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए, उन लॉज से अगर जुड़ा कोई भी जो लॉज, बहुत सारे उस समय पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों को देख करके वैसा ही ब्रिटिशियंस ने वहाँ पे लॉ बना दिया था। तो इतना ज़्यादा लॉ को ढूंढना और फिर उन्हें हटाना, जो बेकार लॉ थे, जो अच्छे लॉ नहीं थे, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे थे, वो हटाना संभव नहीं था क्योंकि हर रीजन में उस समय ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने उस समय कहा था, कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने, कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा और वो केस कोर्ट के पास आएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, हाँ, तो फिर इन्फ्रिंज मतलब अगेंस्ट होगा, तो हम उस लॉ को हटा देंगे। ये 13 क्लॉज 1 में कहा गया। दूसरा क्या गया 13 क्लॉज 2 में कि वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाएगी और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, जो भी लॉ गवर्नमेंट बनाएगी और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, तो वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, उस लॉ को जहाँ जिस दिन से वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ उसी दिन से, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग उसी डेट से उस लॉ को हटा दिया जाएगा। ये बताया गया। 13 क्लॉज 3 में बहुत सारे पैटर्न रखे गए, जैसे रूल्स रखे गए, कस्टम रखे गए। 13 क्लॉज 3 में उन लॉज के अंडर में कोई भी, जैसे पुराने कस्टम्स वगैरह या रूढ़िवादी जो विचारधारा के जो लॉस बने थे, उन सब से अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा। 13 क्लॉज जो ये आर्टिकल 13 में टोटली बताया गया। और आर्टिकल 368 में क्या बताया, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहा हम आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को, आर्टिकल 13 368 को लेकर के बेसिस मान करके कोई भी अमेंडमेंट करे या कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करे, गवर्नमेंट ने बोला, तो वो आर्टिकल 13 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर मतलब आर्टिकल 13 से उसका कोई लेना देना नहीं है।
मतलब उसमें आर्टिकल 13 के जरिए बेसिस मान करके कोई भी डिसीजन दिया नहीं जा सकता, ये उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला। मतलब कोई भी लॉ, या ये नहीं कह सकते यहाँ कि ये 13 क्लॉज 2 के बेसिस पे हम आर्टिकल 368 में इसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, तो हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बेसिस पे इस लॉ को हटाते हैं, ये कोर्ट नहीं कह सकता है। इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, क्योंकि ये कोर्ट को चैलेंज दिया गया था उस टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा क्या उन्होंने पॉइंट बताया इसमें, तो इसमें एक टर्म उन्होंने ऐड किया, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 368 में, तो आर्टिकल 368 में उन्होंने इंक्लूड किया द टर्म पावर वाज इंक्लूडेड, द टर्म पावर was included in आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में टर्म पावर को भी ऐड कर लिया गया। मतलब आर्टिकल 316 में केवल लिखा था प्रोसीजर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, अब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, क्योंकि उन्होंने पावर भी अमेंड कर दिया, उसमें लिख दिया कि पावर भी है गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और साथ में प्रोसीजर तो दे ही रखा था आर्टिकल 368 में। ये गवर्नमेंट ने चैलेंज दिया आईसी गोरखनाथ केस कोर्ट को डायरेक्टली, हाँ, कि हम अब मतलब ये था हाँ कि उस टाइम की गवर्नमेंट का कि जो उस टाइम जो कोर्ट में आईसी गोरखनाथ केस आया था उसके अगेंस्ट ये उन्होंने हाँ अमेंडमेंट के जरिए आंसर दिया गवर्नमेंट ने। थर्ड, अब फिर क्या हुआ, अब आर्टिकल अमेंडमेंट फिर एक और आया, वो क्या अमेंडमेंट था, 25th अमेंडमेंट। वो भी हम देखते हैं कि 25th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बताया। तो 25th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बताया था, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या लॉ ऐसे लाए, 25th अमेंडमेंट में क्या संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम देखते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, क्या हटा, अब हम ये देखेंगे। तो 25th अमेंडमेंट जो 25th अमेंडमेंट था उसमें क्या किया गया, 31C एक आर्टिकल इंक्लूड किया गया, 31C। इसमें क्या था, इसमें क्या इंक्लूड था, इसमें ये इंक्लूड था कि कोई भी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैन टेक प्रॉपर्टी, पार्लियामेंट प्रॉपर्टी को ले सकती है, कब, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और पार्लियामेंट कैन टेक प्रॉपर्टी एंड कैन इम्प्लीमेंट डीपीएसपी डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मैं बता चुका हूँ। एंड कैन इम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा, कैन इम्प्लीमेंट डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट अब क्या कर सकती है, कैन टेक प्रॉपर्टी को ले सकती है, क्योंकि उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्टिकल 13 को यहाँ पे लिमिटेड कर दिया गया गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 24 लाए उससे, और आर्टिकल 25 से यहाँ पे क्या हुआ कि आर्टिकल 31C को इंक्लूड कर लिया गया। इसमें एक ही बात बताई, आर्टिकल 31C को इंक्लूड कर लिया गया, और फिर उससे क्या हुआ, जो पार्लियामेंट थी उसने कहा कि पार्लियामेंट कैन टेक प्रॉपर्टी एंड कैन इम्प्लीमेंट डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को हाँ उन्होंने लिमिटेड कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स से अगर रिलेटेड और डीपीएसपी से रिलेटेड कोई केस आता है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्रॉपर्टीज़ को, ये यहाँ पे कोई फाइल नहीं कर सकता कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है, हम चाहे तो डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का राइट होगा। तो यहाँ पे डीपीएसपी को एक तरह से सुपीरियर दिखाने की कोशिश की गई इस स्ट्रक्चर में, किसमें, 25th अमेंडमेंट के जरिए और 24th अमेंडमेंट के जरिए एक तरह से जो डीपीएसपी थे उन्हें सुपीरियर दिखाने की कोशिश की गई। थैंक यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।